हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सी नयन गुप्ता। और आज क्या हम पढ़ेंगे उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या क्या कवर कर लिया। एक रिकैप करते हैं। क्विक रिकैप में हमने पिछले वीडियोस में देखा था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो टर्म्स आते हैं एक बेसिक मीनिंग समझ लिया था उन सारे टर्म्स का। रेवेन्यू क्या, सेल्स क्या, एक्सपेंसेस क्या, एक्सपेंडिचर क्या, लॉस क्या, गेन क्या, प्रॉफिट क्या, ये सब हमने समझ लिया था। हमने परचेजेस भी समझ लिए थे, गुड्स भी समझ लिए थे। तो आज हम पढ़ने जाएंगे बैलेंस शीट के आइटम्स। जो आपको बैलेंस शीट में दिखते हैं ऐसे आइटम्स, आज हम उनका बेसिक मतलब समझ लेते हैं कि उनका मतलब क्या है, लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज। एक बार हम देख लेते हैं आज के वीडियोस में हम क्या क्या देखेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे बैलेंस शीट आइटम्स एंड देयर मीनिंग्स। हम देखेंगे स्टॉक, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और फाइनेंशियल ईयर का मतलब। स्टॉक, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड फाइनेंशियल ईयर, ये सारे वो टर्म्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में, चाहे किसी भी एंटिटी की बैलेंस शीट क्यों ना हो, ये तो बेसिक आइटम्स हैं, ये आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे ही मिलेंगे। इनके अंदर जो बाइफिकेशंस हैं वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टॉक। स्टॉक एक्चुअली बोला जा सकता है कि ये पीएनएल में भी आता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है स्टेटमेंट में, और ये बैलेंस शीट में भी आता है। इसीलिए हमने इसको इस वीडियो के लिए छोड़ दिया था। व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इंग्लिश का मतलब अगर देखें तो जो हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, इफ वी स्टॉक समथिंग, जैसे हम अपने घर में भी किसी किसी आइटम्स का स्टॉक बना के चलते हैं फॉर फ्यूचर यूज, ऐसे ही बिजनेस में भी होता है स्टॉक। बिजनेस के पर्पज से स्टॉक वो सामान होता है जो विच इज लाइंग अनसोल्ड विद अस, जो माल बिका नहीं, जो हमारे पास रखा रह गया एट द ईयर एंड, वो हो जाता है हमारा स्टॉक। स्टॉक इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट अकाउंटिंग ईयर एंड। अकाउंटिंग ईयर एंड, ओके, यहीं पे हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। अकाउंटिंग ईयर इज 1 ईयर 12 मंथ्स का। जिस पीरियड के लिए हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं वो हो जाता है हमारा अकाउंटिंग ईयर। ओके, सो अमाउंट ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज क्लोजिंग स्टॉक। ये स्टॉक टर्म जो है वो दो चीजों से हम देख सकते हैं, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक और एक होता है ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो हुआ जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में हुआ। जब हम अकाउंटिंग ईयर के एंड में गिनती करेंगे वो हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक। और जैसे ही अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ और नया शुरू हुआ तो एक्चुअली दीज आर द सेम यूनिट्स। जो एक ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। अब ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के मतलब से समझें तो ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग एंटिटी है अगर कोई ट्रेडिंग एंटिटी, मान लीजिए किराने की दुकान। अब किराने की दुकान के लिए क्लोजिंग स्टॉक जो हुआ, जो भी सामान उसके पास ईयर एंड पे बचा रह गया जो कि बिका नहीं, वो हो जाएगा उसका क्लोजिंग स्टॉक और वही हो जाएगा उसका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। बट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए मान लीजिए टाटा टी, हम वही चाय पत्ती का एग्जाम्पल, घरेलू एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। टाटा टी के लिए क्या हो जाएगा उसका क्लोजिंग स्टॉक? उसका स्टॉक हो जाएगा उसका रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल का मतलब ऐसी चाय बागान से आई हुई चाय, टी लीव्स हो जाएंगी उसके, जो रॉ मटेरियल रह गया जो कि एक्चुअल चाय पत्ती में कन्वर्ट नहीं हो पाई, टाटा टी के पैकेट्स जो नहीं बन पाए और बिक नहीं पाए, वो हो जाएगा उसका रॉ मटेरियल का स्टॉक। नेक्स्ट, सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब ऐसी चीजें जो कि प्रोसेसिंग के दौरान है, जो कि ना फिनिश्ड है ना रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो चुकी है, विच इज कॉल्ड WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा आइटम जो जिसके ऊपर अभी काम चालू है, जो कि फिनिश आइटम बना नहीं है, वो भी आएगा आपके स्टॉक में। एंड द लास्ट, फिनिश्ड गुड्स, ऐसी चाय पत्ती के पैकेट्स जो कि विच आर रेडी टू गो इन द मार्केट बट जो अभी तक बिके नहीं है, दैट इज योर फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। So this sums up what your stock is. अब स्टॉक की एंट्री आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाती है। आपको वहां दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक और आपको दिखेगा ओपनिंग स्टॉक, और आपका स्टॉक एक एसेट भी है तो इसीलिए वो आता है बैलेंस शीट के अंदर भी। सो योर स्टॉक इज बोथ एन अ P&L आइटम एंड योर असेट आइटम और योर बैलेंस शीट आइटम ऑल्सो। अब जब हम एसेट्स पढ़ेंगे तब हम स्टॉक का रेफरेंस वापस से लेंगे। नेक्स्ट कमिंग अप इज एसेट्स। अब व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स सिंप्लीफाइड टर्म्स में बोला जाए तो इज योर कमाऊ बच्चा, ऐसा
कोई भी रिसोर्स जो आपको कमा के देने वाला है पैसा इज योर एसेट. एसेट्स आर व्हाट? एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एंटिटी के लिए. जब हम बैलेंस शीट देखते हैं उसकी, तो उसकी बैलेंस शीट में ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो कि नहीं होते उस बैलेंस शीट में, बट कंपनी उनको ओन करती है. ऐसे एसेट्स होते हैं. उन एसेट्स को क्योंकि हम मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करते. अब ऐसे क्या एग्जांपल्स होते हैं जो बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बहुत अच्छा एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पास सोशल कैपिटल है, आपके जो काम करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं आपके, वो बहुत अच्छे हैं, जो आपको प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा देते हैं, बट यू कैन नॉट मेजर दिस प्रोडक्टिविटी इन मॉनेटरी टर्म्स. तो आप दिखा नहीं सकते कि वो आपका जो एचआर है, आपका ह्यूमन रिसोर्स है, वो आपका एक्चुअली वो एसेट है. सो यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट इन योर बैलेंस शीट. तो जब आप वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो आपका एसेट भी नहीं कहलाएगा. ऐसे ही आपकी गुडविल. गुडविल क्या होता है? गुडविल इज समथिंग विच इज देयर इन द मार्केट. मान लीजिए मेरी गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में, मेरा एक कंपेटिटर है. अब मेरा कंपेटिटर कोई भी आइटम, कोई भी कमोडिटी अगर वो 100 रुपए में बेच पा रहा है मार्केट में, तो मैं उसको अपनी गुडविल की वजह से 120 में बेच पा रही हूँ. तो ये मेरी कमाई जो मेरी एक्स्ट्रा है, दैट इज माई गुडविल. वो मैं मेरी गुडविल है जो मैं उसको एक्स्ट्रा में बेच पा रही हूँ मार्केट में, बट आई कैन नॉट रिकॉर्ड दिस गुडविल, सो दैट वोंट बी माई एसेट फॉर माई बैलेंस शीट टर्म्स. अब व्हाट आर एसेट्स के लिए हम ये भी देखते हैं कि एसेट्स आर समथिंग विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस. एसेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, करंट और नॉन करंट. करंट एसेट्स वो जो कि हमें बेनिफिट देते हैं फॉर लेस देन 1 ईयर. ऐसे आइटम्स जो हमें 1 साल से कम का फायदा देते हैं. इनके एग्जाम्पल में जो सबसे पहला आता है वो है हमारा स्टॉक, जो हमने लास्ट डेफिनेशन में देखा. स्टॉक हमारा 1 साल से कम का फायदा क्यों देता है? वो इसलिए क्योंकि जो भी हमारे पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री, स्टॉक को हम कहते हैं इन्वेंट्री. जो भी हमारे पास इन्वेंट्री है, जो भी हमारे पास माल जो बिका नहीं वो रखा हुआ है, हम ये मान के चलते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर होते ही हाथों हाथ बिक जाएगा. वो हमें बेनिफिट देगा सिर्फ 1 साल के अंदर तक का. इसीलिए स्टॉक आता है करंट एसेट्स का पार्ट. नेक्स्ट, डेटर्स. नाउ व्हाट आर डेटर्स? डेटर्स अगर ऐसे लोगों को हमने पैसा दिया है जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पैसा दे देंगे वापस, हमने उधार पे दिया है पैसा, तो वो हो जाते हैं हमारे डेटर्स और वो भी आते हैं हमारे करंट एसेट्स में. ऐसे ही आ जाता है आपका कैश. कैश या फिर बैंक में रखा हुआ पैसा, हम ये सोच के चलते हैं कि वो 1 साल के अंदर अंदर हमें बेनिफिट देगा, तो वो भी आ जाता है हमारा करंट एसेट्स में. So current assets are those which give us benefit for less than a year. But non-current assets या फिर हम उन्हें बुलाते हैं fixed assets. These are those which benefit us for more than 1 year. More than 1 year कैसे? इनके examples हो जाते हैं जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी. क्योंकि आप जब मशीनरी लेते हैं तो वो 1 साल के अंदर अंदर नहीं खत्म होती, तो वो हमें बेनिफिट देती है फॉर मोर देन 1 ईयर. इसीलिए हम उसे कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स. प्लांट एंड मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, या फिर हमारा कंप्यूटर, व्हीकल, ऐसी सब चीजें विच आर गोइंग टू बेनिफिट आवर बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर वुड बी योर नॉन करंट एसेट्स. सो एसेट्स हमने समझ लिए, स्टॉक हमने समझ लिया. नेक्स्ट सबसे बड़ा टर्म लाइबिलिटी. लाइबिलिटी एसेट हमारा कमाऊ बच्चा था, हमारी इकोनॉमिक रिसोर्स थी जिससे हम पैसा कमाते थे. लाइबिलिटी हुआ हमारे सर का बोझ जिसे हमें चुकाना है. दैट इज आवर ऑब्लिगेशन, जो कि हमें रीपे करनी होगी कभी ना कभी इन द कमिंग फ्यूचर. लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स टू बी पेड इन फ्यूचर. ऐसा डेट, ऐसा ऑब्लिगेशन जो हमें फ्यूचर में पे ऑफ करना है. सेम लाइबिलिटीज के भी 2 पार्ट हैं, करंट एंड नॉन करंट. करंट लाइबिलिटीज दोज which have to be repaid within 1 year, जो कि 1 साल के अंदर अंदर हमें जिनका पेमेंट करना है वो हो जाती है करंट लाइबिलिटी, और जिनका हम आराम से 1 साल के बाद भी हम पेमेंट कर सकते हैं वो हो जाती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बैंक से लोन लिया है और या तो हमने किसी से बोरोइंग करी है, लोन या बोरोइंग अगर
1 साल के अंदर की है, हमें 1 साल के अंदर उसका रीपेमेंट करना है, तो वो हो जाएगी हमारी करंट लाइबिलिटी, अगर 1 साल के अंदर रीपेमेंट करना हुआ तो। और अगर उस लोन का पेमेंट हमें 1 साल बाद कभी भी करना हुआ तो वो 1 साल के बाद के लिए हो जाएगी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। सो करंट लाइबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम की बोरोइंग्स, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। प्रोविजंस आर नथिंग बट आने वाले ऐसे खर्चे जो हमें पता है कि आएंगे, बट कितनी क्वांटिटी में आएंगे, उनका करेक्ट मेजरमेंट, उनका रुपी वैल्यू में टर्म्स हमें अभी नहीं पता कि कितने अमाउंट ऑफ खर्चे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कुछ मशीनरी है हमारे पास, उसका रिपेयर होने वाला है। अब रिपेयर मांगेगी वो मशीनरी 1 साल के बाद, अगर मांगेगी तो हम उसका प्रोविजन 1 साल के बाद मांग सकती है या 1 साल के अंदर अंदर मांग सकती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम बनाते हैं प्रोविजंस। अब वो कितना क्वांटिटी या कितने अमाउंट में रिपेयर मांगेगी वो हमें नहीं पता, तो हम एक अप्रोक्सीमेट टर्म लगा के अपनी बैलेंस शीट या P&L में डाल देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोविजन। अगर वो 1 साल से कम, 1 साल के अंदर अंदर वो लाइबिलिटी आने वाली है तो हम उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और अगर वो लाइबिलिटी या वो रिपेयर फॉर एग्जाम्पल 1 साल के बाद आएगा तो वो हम बोलते हैं अपना लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब लाइबिलिटी, एक लाइन यहाँ पढ़ते हैं विच विल मेक अस क्लियर। लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम ऑन फर्म्स एसेट। अब इसका क्या मतलब, क्रेडिटर्स का क्लेम, हमने अभी पढ़ा था डेटर्स वो होते हैं जो हमारे देनदार होते हैं, जिनको हमने लोन दिया, बट लाइबिलिटीज वो हैं जिनसे हमने लोन लिया। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम लोन लेते हैं और हमारे ऊपर लाइबिलिटी आती है टू पे देम ऑफ। तो मान लीजिए हमने बैंक से लोन लिया था 1 लाख रुपए का, एंड वी आर एंटिटी ए। तो एंटिटी ए हुई डेटर, और ये बैंक हो गया क्रेडिटर। हम इस बैंक को अपनी लाइबिलिटीज साइड पे शो करेंगे। हम अभी ये डेटर टर्म हटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं करते, हम एंटिटी ए हैं, तो हम एंटिटी ए में जब अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये बैंक को एज अ क्रेडिटर अपनी लाइबिलिटीज में दिखाएंगे कि हमें इस बैंक की देनदारी है, हमें बैंक को 1 लाख रुपए वापस करने हैं। अब जब हम ये 1 लाख को अपने किसी एसेट में लगाएंगे, ये हमारा बैंक हो गया था क्रेडिटर, हमने पैसे लिए थे क्रेडिटर से 1 लाख रुपए, और ये 1 लाख को हमने किसी ना किसी एसेट में लगाया होगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि ये 1 लाख रुपए जो हमने क्रेडिटर का लिया था वो क्रेडिटर का क्लेम है हमारे बिजनेस के एसेट पे, हमने उससे पैसे लेके अपने एसेट्स में लगाया है। सो व्हाट ऑल द लाइबिलिटीज आर, वो लाइबिलिटीज क्रेडिटर के क्लेम होती हैं हमारे बिजनेस के एसेट्स पे। सो एसेट्स क्लियर हो गए, लाइबिलिटीज क्लियर हो गई। अब कमिंग ऑन टू लाइबिलिटी साइड का एक और टर्म, एंड दैट इज कैपिटल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल। अब कैपिटल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंट्स कि भैया जो ओनर है आपकी एंटिटी का वो कितना पैसा लाया बिजनेस में, दैट पोर्शन रिप्रेजेंट्स योर कैपिटल। क्या हुआ, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, amount invested by the owner is your capital। अभी brought in the form of assets और cash। ओनर है, मान लीजिए ये है मिस्टर ए, इनका बिजनेस है, ये एक शॉप, बिजनेस ए। अभी जब बिजनेस ए की बैलेंस शीट बनेगी तो यहां आएगा कैपिटल। ओके, हम अभी देख लेते हैं कि ये होता है लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट और ये होता है एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। 2 साइड होती हैं बैलेंस शीट की, एक लाइबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। अब लाइबिलिटी साइड के अंदर आता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी।
अब जो भी ओनर है, जो भी ये मिस्टर ए हैं, बिजनेस में जितना भी पैसा लाते हैं, पैसा लाएं या एसेट लाएं, वो जाएगा उनके कैपिटल में। अब मान लीजिए मिस्टर ए ने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस ए स्टार्ट किया 1 लाख कैश से, तो अब कैपिटल में आ जाएगा 1 लाख रुपए और यहाँ एसेट साइड में कैश बढ़ जाएगा 1 लाख से। अब मान लीजिए सिर्फ कैश नहीं, मिस्टर ए एक बिल्डिंग भी लाए हैं 10 लाख की, तो कैपिटल बढ़ जाएगा 10 लाख से और यहाँ एसेट साइड में बिल्डिंग आ जाएगी 10 लाख की। सो द ओनर कैन ब्रिंग द मनी इनटू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश और एन एसेट, और ये सब कहलाता है कैपिटल। अब ऑब्लिगेशंस, अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल आर ऑब्लिगेशंस फॉर द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। अब ऑब्लिगेशन कैसे? सबसे बड़ी बात, ये लायबिलिटी साइड पे क्यों दिखाया जाता है कैपिटल? लायबिलिटी साइड पे इसलिए दिखाया जाता है कैपिटल को क्योंकि कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल इज एक्चुअली अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये मिस्टर ए ने अपने बिजनेस ए में पैसा लगाया, तो बिजनेस ए को पैसा मिला मिस्टर ए से, तो देना भी तो पड़ेगा वापस। तो ओनर को जब पैसा वापस देना है बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए वो हो जाती है एक लायबिलिटी। इसीलिए बिजनेस की जब हम लायबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, तो ये आउटसाइड की लायबिलिटी, बैंक बोरोइंग्स, किसी फ्रेंड से बोरोइंग या कहीं और से बोरोइंग आ जाती है लायबिलिटी साइड पे, और अगर ओनर की तरफ जो लायबिलिटी बनती है वो हो जाती है हमारा कैपिटल। इसीलिए कैपिटल इज व्हाट? एन ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस टुवर्ड्स इट्स ओनर एंड इट इज शोन एज एट द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। दिस सम्स अप कि व्हाट अ कैपिटल इज। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक्स में डील करते हैं, तो एक छोटी सी क्वेरी कि अपना शेयर कैपिटल कहाँ आता है? हम अगर किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो वो कहाँ दिखता है? तो हम जब भी किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं और वो इक्विटी शेयर्स में पैसा लगा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोला जाता है ओनर्स। अगर मैंने मान लीजिए रिलायंस के इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया, तो मैं बन जाती हूँ उसकी ओनर। इसीलिए बोला जाता है उसको शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब मैंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो भी आ जाता है यहाँ। सो जब भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, तो यहाँ पे कैपिटल साइड पे दिखाया जाता है शेयर कैपिटल। सो व्हाटएवर amount you are investing in any company's equity would be shown in on the capital side, on the liability side of balance sheet. So यहाँ से हमें क्लियर हो गए 3 बेसिक टर्म्स किसी भी बैलेंस शीट के, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। एक छोटा सा टर्म है, वो है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हम रोज सुनते हैं कि फाइनेंशियल ईयर इसका टैक्स भी भरना पड़ता है। तो फाइनेंशियल ईयर आता है एक्चुअली पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट से। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्यों आता है? वो इसीलिए आता है कि हम मान के चलते हैं अकाउंटिंग कितने साल की करें, कितने महीनों की करें एक बार में, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी हम मान के चलते हैं कि हम 1 साल यानी कि 12 मंथ्स की एक बार में अकाउंटिंग करते हैं। जब भी आपको बैलेंस शीट मिलती है कहीं भी, तो वो जनरली 1 साल का लेखा जोखा होता है। 1 साल के लिए आपको वो बैलेंस शीट बना के दी जाती है। दैट कम्स इन पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। हम पूरे बिजनेस की लाइफ को एक साल में डिवाइड कर देते हैं और वो 1 साल हम चलाते हैं अप्रैल टू मार्च। हम कैलेंडर ईयर, जो हमारा कैलेंडर ईयर है जनवरी टू दिसंबर, हम ये ना लेके हम अप्रैल टू मार्च चलाते हैं। सो द करंट फाइनेंशियल ईयर विच इज गोइंग ऑन इज 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। यहाँ कवर हो जाता है हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी, फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट भी। आज हमने पढ़ लिया एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, स्टॉक, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। एक तरीके से हमें बैलेंस शीट के टर्म समझ में आ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि बैलेंस शीट बैलेंस कैसे होती है, बैलेंस करना जरूरी क्यों है, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज मैच करनी जरूरी है। इन सब कॉन्सेप्ट्स और इन सब प्रिंसिपल्स के लिए हमें थोड़े कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि हर बैलेंस शीट को बनाने में हर कंपनी, हर एंटिटी, चाहे वो कंपनी कैसी भी हो,
वो यूज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर कोई अपनी मर्जी से बैलेंस शीट बनाता है। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स जो कि हर कोई फॉलो करता है। सो आज जो हमने कवर किया बैलेंस शीट के टर्म्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे। Thank you so much for watching this video and see you later with the next video covering all the concepts, conventions and principles. So till then, stay safe. Bye-bye.